फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से आपके लिए क्लास 12th का एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को परीक्षा 2024-25 के लिए जो भी संभावित इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे मैं आपको वो करवाऊंगा और उससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे मैं आपको वो भी करवाऊंगा। और अभी तक जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा अभी कुछ नहीं हुआ है और ऐसा सोच रहे हैं कि मैं फेल होने की कगार पर हूँ, तो ऐसे बच्चे हमारे सेशन के साथ ज़रूर जुड़ें। और यदि आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसा कि आपको मालूम है, पहला टॉपिक संबंध एवं फलन, वही से स्टार्ट करते हैं अपन। मैं सेशन को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए जो हमें क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे, मैं आपको वहीं से स्टार्ट करके चलूँगा, क्योंकि इतना हमारे पास अब समय नहीं है कि लंबा खींच दूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। सबसे पहले इसमें हमको फलन क्या है, किस प्रकार से डिफाइन होता है, ये सीखना है। तो हम कुछ अप्रॉक्सीमेट जो परिभाषा है उसको रखेंगे। वैसे फलन की कोई परिभाषा नहीं है, एक ये तरीका है, उसको देखते हैं। फलन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि फलन एक नियम है जो स्वतंत्र चर को आश्रित चर या परतंत्र भी बोल सकते हैं को स्वतंत्र चर को आश्रित चर से क्या करता है, संबंधित कर देता है। हम कुछ उदाहरणों से इसको सीखेंगे। इसको लिखने का तरीका है लिखने का जो इसका तरीका है वो होता है कि f सच दैट a to b। f एक फंक्शन है जो a से b पर परिभाषित है, और यहाँ पर जो a और b हैं वो समुच्चय हैं। अब समुच्चय तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 11th में समुच्चय। तो कुछ इसको इस प्रकार से लिखते हैं। मान लेते हैं कि a है और एक सेट, एक समुच्चय b है। एक सेट a है और एक सेट b है, और ये इस प्रकार से परिभाषित है। समुच्चय a समुच्चय b पर परिभाषित है। ऊपर लिखा हुआ है, इसको गणितीय फॉर्म इस प्रकार लिखा जाता है कि f सच दैट a to b। f एक फलन है जो a से b पर परिभाषित है। अब हम a के अंदर कुछ एलिमेंट रखते हैं, 1 2 3। इसमें कुछ एलिमेंट रख लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 4 5 6, और ये इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है और 3 का संबंध 5 से है।
कुछ इस प्रकार से इसको हमने रख लिया। फंक्शन होने के लिए आपको दो बातें याद करनी पड़ेंगी। पहली बात है कि जो सेट ए है, थोड़ी मैं आपको एक और बात बताता हूं कि इसमें जो ए होता है, ए वो होता है प्रांत। जो ए है वो होता है प्रांत, और जो बी है, समुच्चय बी है, वो होता है सहप्रांत। प्रांत को डोमेन बोलते हैं, DOMAIN, और सहप्रांत को कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। तो ए यहां पर आपका प्रांत कहलाएगा और बी यहां पर सह प्रांत कहलाएगा। और एक और लिख लो, जैसे हमने परिभाषा में लिख रखा है कि जो स्वतंत्र चर को आश्रित चर के साथ संबंधित कर देता है। तो इसमें जो ए है वही स्वतंत्र है, ए स्वतंत्र चर है और बी परतंत्र कहें या फिर आश्रित कहें, एक ही बात है। और जो बी है वो आश्रित चर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए से वैल्यू हम उठाएंगे और बी में जाके वो वैल्यू मिलेगी। हम एक उदाहरण के द्वारा भी सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम आपका एक फंक्शन है। अब फलन होने के लिए दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फलन होने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें। पहली बात है नंबर फर्स्ट, सेट ए में कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव, जैसे 1 2 3 और भी हो सकते हैं, ये सभी अवयव कहलाते हैं। समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी ना किसी अवयव से कनेक्ट जरूर होना चाहिए, तो उस केस में वो फलन होगा। नंबर 2, दूसरी बात हमको ध्यान रखना है, सेट बी के कोई भी दो अवयव सेट ए के किसी एक अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम आगे देखते हैं, वापस से इसको मानते हैं। अब इसमें नंबर ना लेते हुए हम ABC कर देते हैं, ABC। दूसरा, सेट ए है, सेट बी है, इसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी आप ले लीजिए। और ये इस प्रकार परिभाषित है। पहली परिभाषा के अकॉर्डिंग सेट ए में कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से संबंधित है, ए का संबंध 1 से है और बी का संबंध 3 से है। अब हम आपसे पूछे क्या ये फलन है, तो उस केस में ये हमारी पहली परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं करता है।
तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए में एक अवयव खाली रह गया। सेट ए का जो अवयव है एक, उसके लिए सेट बी में कोई संबंध नहीं है उसका। दूसरा देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें वापस से हम फंक्शन है ए से बी पर परिभाषित है, ए वी और सी। इधर वापस से हम 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ए का संबंध एक से है, बी का संबंध 3 से है और बी का संबंध 2 से है और सी का संबंध 4 से है। अब बताएं आप कि इस केस में ये फलन है कि नहीं है। तो हम अब अपनी सेकंड परिभाषा की ओर चलते हैं कि सेट बी के कोई भी दो अवयव सेट ए के किसी एक अवयव से संबंधित नहीं होने चाहिए। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और जो 3 अवयव हैं वो सेट ए के केवल बी अवयव से ही संबंधित हैं। इसलिए फिर ये भी क्या होगा? फलन नहीं होगा, है ना, फलन नहीं है। तीसरा केस देखते हैं। यहां हम लिख लेते हैं ये फर्स्ट नंबर का, इस फर्स्ट नंबर का केस, ये सेकेंड नंबर का केस है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का केस। वापस से हम 2 सेट लेते हैं। ए बी, ए से बी पर परिभाषित है, ए वी सी 1 2 3 4, ठीक है ना। हमने ए को 2 से कनेक्ट कर दिया, हमने बी को भी 2 से कनेक्ट कर दिया, हमने सी को 3 से कनेक्ट कर दिया। अब आप बताएं कि ये इस केस में क्या फलन है। अब हम अपनी कंडीशनों को वापस से देखते हैं। सेट ए में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। क्या खाली है? नहीं है। सेट बी के कोई भी 2 अवयव सेट ए के किसी एक अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो इसके 2 अवयव सेट ए के किसी एक अवयव से संबंधित नहीं है। हाँ, इसका जो 2 है वो सेट ए के किन्हीं 2 अवयवों से संबंधित हो सकता है। वो कोई डरने वाली बात नहीं है, वो हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाऊंगा। तो हमारी ये दोनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये फलन है। ओके। यदि आपको हमारा सेशन पसंद नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके जरूर बता देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो ये हमारा फलन था जिसमें ए और जो वी थे, ए स्वतंत्र चर था और वी आश्रित चर था। इस ए जो सेट है उसको प्रांत कहते हैं, बी है उसको सह प्रांत कहते हैं। अब ये सह प्रांत और प्रांत किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो अपना संबंध है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए अब हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों को सीखते हैं। पहला पॉइंट, प्रांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। नंबर 2, सहप्रांत।
कोडोमेन। नंबर 3 परिसर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अरेंज, ए वाला। तो इसमें से आप एक बात ध्यान रखें, हमेशा क्या करते हैं कि जो ए है इसमें से जो भी मान है, वैल्यू है, इसमें से वैल्यू लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं अभी समझाऊंगा कि किस प्रकार से लेते हैं। और जो कोडोमेन है अर्थात सेट बी है, इसमें जो भी मान है, वैल्यू है, इसमें वैल्यू मिलती है या पहले से होती है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। सेट ए से वैल्यू लेंगे और सेट बी में वो वैल्यू मिलेगी आपको, या उसमें पहले से ही होती है। जब हम किसी सेट को, पर्टिकुलर किसी सेट को लेंगे, जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले लें या फिर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लें, n, है ना, और उसमें बहुत सारी हो सकती हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल जैसे, ध्यान समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई फंक्शन है f सच दैट a to b। f एक फलन है जो a से b पर, f सच दैट a to b पर परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषित है कि जो fx है वो बराबर है एक्स स्क्वायर। ये है आपकी मोस्ट बात कि fx बराबर एक्स स्क्वायर, जहां a बराबर, a इक्वल टू एक सेट लिया हमने 1, 2, 3 और एक सेट हमने लिया b, और मैं इसमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 10। एक सेट हमने ए लिया, इसमें कुछ अवयव रख लिए 1, 2, 3। एक सेट हमने बी लिया, उसमें कुछ अवयव रख लिए, कहाँ से कहाँ तक रख लिए, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब 10 तक, सीधी बात 10 तक रख लिए। जैसा कि हमने ऊपर लिख रखा है कि प्रांत, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो सेट ए है वही आपका पूरा का पूरा डोमेन कहलाएगा, और जो सेट बी है वो आपका क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। अब बात आती है कई की परिसर की, उसको हम निकालते हैं, किस प्रकार से फंक्शन वर्क करता है उसको हम देखते हैं। चलो, एक और बात हमने नीचे लिखी है मैंने कि इसमें से वैल्यू लेते हैं, तो सेट ए में से वैल्यू लेंगे, सेट बी इसमें वैल्यू मिलती है या पहले से होती है। चलो रखते हैं, फंक्शन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर का है, रख के चेक करते हैं। तो f(x) इसमें से लेंगे, f(1) रखा हमने इक्वल टू 1 का वर्ग है, बराबर क्या आएगा, 1 ही आएगा। वापस से f(2) है, 2 लिया हमने, x की जगह पे 2 रखा, लेकिन है क्या स्क्वायर है, तो 2 का वर्ग क्या आएगा, 4। वापस से f(3) लिया, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 3, और 3 का वर्ग क्या होता है, 9। इस प्रकार से हमने ये रख लिया। तो हम देख रहे हैं कि f(1) लिया तो वैल्यू 1 मिली जो कि सेट बी में है, f(2) लिया हमको 4 मिला जो कि सेट बी में है, हमने f(3) लिया, 3 का वर्ग 9 हो गया जो कि सेट बी में है। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार हमने अपनी परिभाषा को बताया कि इसमें से जो सेट ए है उसमें से वैल्यू लेते हैं
और इसमें वैल्यू मिलती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि पहले से हो सकती है। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा सेट बता दिया कि इसमें 1 2 3 4 5 10 तक अवयव हैं। हो सकता है वो एक n अर्थात प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो, तो उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r हो, उसमें भी बहुत सारे नंबर होते हैं, तो इतना रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने एक आपको छोटा सा उदाहरण बताया। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहला डोमेन। डोमेन तो क्या बोल, तो सेट ए, डोमेन को बोल सकते हैं सेट ए। जो भी सेट ए है वो पूरा का पूरा डोमेन के अंतर्गत आएगा। नंबर 2, कोडोमेन। सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। तीसरा आया रेंज, परिसर। तो अब हम देख सकते हैं ए, सेट ए का जो भी अवयव है सेट बी के किन किन अवयवों से संबंधित है। तो सेट बी में कौन कौन से अवयव आए, 1, 4, 9, ये आपकी रेंज कहलाएगी। इट्स ओके। और एक बात और ध्यान रखना हमेशा कि जो रेंज है 149, वो ऑलवेज या तो सहप्रांत, जो रेंज है वो या तो सहप्रांत से छोटी होगी या फिर बराबर होगी। रेंज सहप्रांत के बराबर या छोटी होती है। इस बात को आप ध्यान रखना, जो रेंज होगी या तो वो हमेशा सहप्रांत से छोटी होगी या फिर हमेशा सहप्रांत के बराबर होगी, सहप्रांत से बड़ी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज डिफाइन हो गई। जो भी आपको समझ में ना आए वो हमको आप बता देना। ये सबसे पहले हमको चाहिए कार्तीय गुणनफल, और कार्तीय गुणनफल किस प्रकार से होता है वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। कार्तीय गुणनफल, इसके लिए हम पहले दो सेट रखते हैं। ए और बी, ये हमने दो सेट ले लिए। ए में 2, -2, 3, -3 ये अवयव ले लिए, और बी के अंतर्गत 4 और 9 केवल 2 अवयव रखे गए। आप कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने हिसाब से रख लिए हैं आपको समझाने के लिए। आप कोई भी अवयव रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तीय गुणनफल का मतलब होता है कि समुच्चय ए समुच्चय बी से कितने भिन्न तरीकों से संबंधित हो सकता है। समुच्चय ए समुच्चय बी से कितने भिन्न तरीकों से संबंधित हो सकता है। चलो हम देखते हैं। जैसे मान लो समुच्चय ए का एक अवयव 2 लिया, तो 2 को समुच्चय बी के सभी अवयवों से किस प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 का संबंध 4 से हो सकता है और 2 का संबंध 9 से हो सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। -2 का संबंध 4 से हो सकता है, -2 का संबंध 9 से हो सकता है।
इसी प्रकार 3 का 4 से हो सकता है, 3 का 9 से हो सकता है, और लास्ट फाइनली -3 का 4 से हो सकता है और -3 का 9 से हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जो हम किसी और तरीके से समुच्चय ए के किसी अवयव को समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंधित कर सकें। चलो लिखते हैं। ए से अगर हम बी को कनेक्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे ए क्रॉस बी। 2 को पहले 4 से, 2,4, फिर 2 को 9 से, 2,9, -2 को 4 से, -2 को 9 से कनेक्ट किया, फिर 3 को 4 से कनेक्ट किया, -3 को 3 को 9 से कनेक्ट किया, -3 को 4 से कनेक्ट किया, और फाइनली -3 को 9 से कनेक्ट किया। ये आपकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा हम सेट ए के किसी भी अवयव को सेट बी के किसी अवयव से संबंधित नहीं कर सकते हैं। कितने भिन्न तरीकों से पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हमको सिखाता है कार्तीय गुणनफल। इसमें आप जो देख रहे हैं -2,4 या 2,9 या -2,9 या 3,4, इसको कहते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या कहते हैं? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। और ये हमेशा जो पहला वाला नंबर होगा वो ए है और दूसरा वाला नंबर है वो बी है, और जो पहला वाला नंबर है वो सेट ए से आया है और दूसरा वाला नंबर है वो सेट बी में मिला है। ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। अब बात आती है, क्या मैं इस 2,9 को 9,2 लिख सकता हूं? तो ऐसा लिखने के लिए हमें इस सभी नंबरों को पलटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या किया कि सेट बी का अवयव पहले रख लिया और सेट ए का अवयव बाद में रखा। तो सेट बी का तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि बी ए से संबंधित है। तो यदि हमको ऐसा कहीं लिखना होगा तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे वी क्रॉस ए और सारे एलिमेंटों को पलट देंगे। जैसे कि अब हम बी क्रॉस ए लिखें तो हमको ये लिखना होगा कि 4,2, 9,2, 4, -2, 9, -2, 4,3, 9,3, 4, -3 और 9, -3। तो फिर आपको ये इस प्रकार से लिखना पड़ेगा v क्रॉस a। केवल हमको क्या करना होता है? अवयवों को पलटना होता है, वो v क्रॉस a कहलाएगा। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन अगली नंबर 3। अगली नंबर की जो डेफिनेशन है, संबंध। संबंध है वो कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणनफल का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। सीधी सीधी परिभाषा है। उपसमुच्चय के रूप में हम 2 अवयव ले सकते हैं, 4 अवयव ले सकते हैं, या पूरा का पूरा कार्तीय गुणनफल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां से परिभाषा सीख सकते हैं कि कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय को ही संबंध कहते हैं। चलो किस प्रकार से वो देखिए। पहले हम लिख लेते हैं कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय।
कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय को हम क्या बोलते हैं? को संबंध कहते हैं, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, जो आर है ऑलवेज छोटा होगा ए क्रॉस बी से या फिर बराबर होगा। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो जो सबसेट होता है वो ऑलवेज आर के या तो बराबर हो सकता है या फिर छोटा होगा। संबंध आर जो है वो ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणनफल से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ये आपकी संबंध की परिभाषा है। तो अब हम इसमें कोई भी दो अवयव, 4 पेयर, 3 पेयर ले सकते हैं, और वही आपका वो क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। जैसे r इक्वल टू 2,4 माइनस का 2,4 उठा लिया हमने, ठीक है ना। 3,9 और माइनस का 3,9। ये जो आपका लिखा है r, वो एक संबंध है। और जब आपने समुच्चय पढ़ा था तो इस प्रकार जो भी आपको सेट के अंतर्गत या कहीं लिखा मिला होता था तो इसको हम कहते थे रोस्टर विधि। जब आपने वहाँ समुच्चय पढ़ा होगा तो यहाँ उसका जिक्र किया गया चैप्टर नंबर 1 में, क्लास 11th में, तो इसको हम कहते हैं और रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। इसको देखकर हम समुच्चय निर्माण विधि का अनुमान लगा सकते हैं। इसको अब हम देख सकते हैं क्या है। इसको देखने पर हमको एक ऐसा महसूस हो रहा है कि जो 2 है, पहला अवयव 2 है, तो दूसरा जो अवयव है वो इसका क्या है? वर्ग है। 2 का 4, माइनस 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और माइनस 3 का वर्ग 9। ये हमने जज कर लिया कि समुच्चय जो अवयव जो b है, दूसरा अवयव है, वो कहीं ना कहीं पहले अवयव का वर्ग है। तो अब हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में किस प्रकार से लिख सकते हैं? r a, b अवयव b अवयव a का वर्ग है। हमने क्या लिखा इसमें कि अवयव जो v है, अवयव b है, अवयव v अवयव a का वर्ग है। तो इसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ये आप लॉजिक लगा सकते हैं, ये किसी भी प्रकार से हो सकती है। ये आप लॉजिक लगा लेना, मैंने यहाँ से उठा लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार जो होता है इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। और इसमें छोटी मोटी, इसमें छोटा सा हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट a है वो a से आया और जो v है वो b से आया, ठीक है ना, इस प्रकार। और इसको लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि। एलिमेंट a है वो a से आया और एलिमेंट जो v है वो आपको b में मिलेगा देखने को। ये है आपका समुच्चय, ये आपका संबंध है। तो कार्तीय गुणनफल के उप समुच्चय को क्या कहते हैं? संबंध। संबंध को रिलेशन कहते हैं। जो रिलेशन होगा वो a क्रॉस b का सबसेट है
और सबसेट ऑलवेज या तो ए क्रॉस बी के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। मैं आपको ये लिख चुका हूं। अब हमने इसमें से कोई भी 2 नंबर ले लिए, जैसे आर एक संबंध है, यहां से हमने नंबर उठाए 2,4 - 2,4 3,9 माइनस का 3,9। इस प्रकार आपको लिखा मिले उसको रोस्टर विधि कहते हैं। अब यहां से हमने इसको देखा कि क्या उसमें कुछ हो सकता है, तो अब जब हमने देखा तो जो दूसरा अवयव था वो कहीं ना कहीं फैले अवयव का वर्ग था। तो अब इसको हमने लिखा a, b इस प्रकार है कि अवयव जो b है अवयव a का वर्ग है, या पूर्ण वर्ग लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और जो a है वो a से आया है और जो b है वो b से आया है। ये शब्द जो आपको दिख रहा है ना, ये ई टाइप का, ये है बिलोंग्स, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स। इसका मतलब है कि ये इसका अवयव है, और यदि इसको हम क्रॉस कर दें तो अवयव नहीं है। बस इस प्रकार से डिफाइन है। तो फाइनली हमारा संबंध फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं कि संबंध कितने प्रकार का होता है, जो हमारे क्लास 12th में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो संबंध के हम प्रकार देखेंगे, जैसे स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध, इनके बारे में सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।